Hello students, welcome to Kusha classes. The resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के वीडियो में मैं जिस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है which is based on RC circuit with direct current. और ये जो न्यूमेरिकल है वो IIT JEE एडवांस 2019 पेपर 1 से लिया गया है। और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप में RC सर्किट को लेकर के एक बहुत ही तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ही गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में क्वेश्चन होगा स्क्रीन के ऊपर, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत ही गौर से पढ़ें क्योंकि ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको एक सही आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको हर ऑप्शन के अगेंस्ट अपना आंसर रेडी करना है। उस आंसर को ऑप्शन के साथ मैच करके देखना है। अगर ये मैच है तो वो ऑप्शन सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सर्किट है, ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में आपके पास 2 स्विचेज हैं, S1 और S2। आपके पास 4 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3 और C4। ईच कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो आपको दिया हुआ है। C1 10 माइक्रोफराड, C2 30 माइक्रोफराड, C3 एंड C4 ईच 80 माइक्रोफराड। इस सर्किट में जो रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है ऑलरेडी। आपके पास इस सर्किट में 2 सेल्स भी हैं, एक 5 वोल्ट वाला सेल है और एक 10 वोल्ट वाला सेल है। जिस मोमेंट पे एट t इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैं S1 को क्लोज करूंगा उस टाइम पे इस सर्किट में क्या करंट पास करेगा। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आरसी सर्किट का रखने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस से आपके पास एक आरसी सर्किट है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका सेल है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। एंड लेट अस से एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। तो मैं प्रिसाइजली इसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं इसी मोमेंट की बात कर रहा हूं जिस मोमेंट पे आपने इस स्विच को क्लोज किया। उस मोमेंट पे आपका कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, उसके ऊपर में अभी तक कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि चार्जिंग टेक्स टाइम। तो इंस्टैन्टेनियसली इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो Q/C होता है। तो फिलहाल Q 0 है, इसीलिए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। अब बात करते हैं कि इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि करंट के फ्लो में आपका जो कैपेसिटर है वो कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। आपका जो कैपेसिटर है वो फुल करंट को पास करने के लिए अलाउ करेगा। तो एट दैट मोमेंट यू कैन से कि आपका जो टोटल करंट होगा I, दैट विल बी इक्वल टू V/R इनिशियली एट t इक्वल टू 0। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये करंट का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा और आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जाएगा। लेकिन मैं t इक्वल टू 0 मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एट t इक्वल टू 0 दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट कि आपके पास सिर्फ रेसिस्टेंस है और आपका सेल है। आप कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। इस सर्किट में भी I इज इक्वल टू V/R ही करंट पास करता है। सो इट इज अ सिमिलर सिचुएशन, यानी कि एट t इक्वल टू 0 जब आप स्विच को जस्ट क्लोज किए रहते हैं उस मोमेंट पे जो कैपेसिटर होता है
टेक्निकली आप उसको एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो सर्किट होता है वो ऐसा बिहेव करता है कि उसमें कोई कैपेसिटर हो ही नहीं। अच्छा, इसके आगे देखिए, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कि एट t इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि आपने स्विच को क्लोज कर दिया, काफी देर तक आपने इंतजार किया, आपका कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो चुका है। फुल्ली चार्ज हो चुका है मतलब कि सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है वो किसी भी करंट को अपने से होकर के पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। आपका जो नेट करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। सो एट t इक्वल टू इंफिनिटी I विल बिकम जीरो। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में इस पॉइंट का नाम P डाला हुआ है और इस पॉइंट का नाम Q डाला हुआ है, और मैं बात कर रहा हूं एट t इक्वल टू जीरो, जिस मोमेंट पे स्विच S1 इज जस्ट क्लोज्ड। तो जस्ट क्लोज्ड का क्या फंडा है हमने अभी अभी सीखा है कि t इक्वल टू जीरो, जब भी कोई स्विच जस्ट क्लोज किया जाता है उस मोमेंट पे अपने कैपेसिटर्स अनचार्ज रहते हैं। सर्किट ऐसा बिहेव करता है मानो कैपेसिटर सर्किट में प्रेजेंट ही नहीं हो। आप कैपेसिटर को हटा करके वहां पे कंडक्टिंग वायर डाल सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। S1 क्लोज हो चुका है, ओके। C4, सारा C4, C1, C2 सब भूल जाइए, अभी बस 5 वोल्ट यहाँ पे, 30 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे, ये C1 भी हटाइए, ये 70 ओम वाला रेसिस्टेंस। अच्छा, ये आपका 100 ओम वाला रेसिस्टेंस। सो 70, 100, 30 एंड 5। और S2 अभी भी आपका ओपन है, तो ये जो ब्रांच है इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पे जो करंट पास कर रहा होगा वो क्या होगा? वेरी सिंपल, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 70 प्लस 30, 100 प्लस 100 इज 200। सो R इज 70 प्लस 30 प्लस 100 which is 200. So I in this circuit would become V by R, so 5 upon 200. So it is 2.5 into 10 raised to the power minus 2, or you can also call it 25 milliampere. So एक ऑप्शन हमने चेक कर लिया कि at t equal to 0 when S1 is just closed, the current in this circuit is going to be 25 milliampere, and that is the correct answer. आगे की बात करेंगे और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि S1 को क्लोज किए हुए अब सफिशिएंट टाइम हो गया, जितने भी कैपेसिटर्स थे वो फुल्ली चार्ज हो गए। इस मोमेंट पे पॉइंट P और पॉइंट Q का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो चलिए ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। सो आफ्टर सफिशिएंट टाइम अगर मैं सर्किट को ड्रॉ करना चाहता हूं तो S1 क्लोज्ड है, यहाँ पे आपका C4 है, यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट का एक सेल है। अच्छा, रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे, क्योंकि आफ्टर सफिशिएंट टाइम जैसा कि मैंने मेंशन किया था करंट फ्लो करना बंद कर देगा, और जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। सो किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ दीज रेसिस्टेंसेस इन माय सर्किट, सो आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग इट। सो कमिंग हियर इट इज C3, here it is C1, that's it. It is C1 is 10,
it is C4 which is 80, it is 5 volt, and C3 is also 80. This is your P point and this is your Q point. अब हमें बात करना है कि P point और Q point के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है। इस सर्किट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि 5 वोल्ट के सेल के साथ ये 3 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं सीरीज में, हम लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अगर 3 कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। और उसके आगे की कहानी ये है कि हर कैपेसिटर के ऊपर में जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा, क्योंकि तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 80, 80 और 10 का C इक्विवेलेंट कितना होगा। सो आई विल राइट 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 80 प्लस 1 by 80 प्लस 1 by 10। सो 81 plus 1 plus 8 which is 10 by 80, therefore C is equal to 8। तो 8 माइक्रोफराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है एंड अकॉर्डिंगली जो चार्ज गिवन बाय सेल हो जाएगा Q दैट इज इक्वल टू C V। तो C इक्विवेलेंट आपका 8 है एंड V आपका 5 है, तो चार्ज वुड बी 40 माइक्रोकूलम चार्ज। तो कहने का मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके ऊपर में यही 40 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। सो 40 माइक्रोकूलम, लेट्स राइट द यूनिट्स आल्सो, 40 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। अब हमें पता करना है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफराड का, और 10 माइक्रोफराड के कैपेसिटर के ऊपर में 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ बता सकते हैं। इट इज V इक्वल टू Q बाई C, सो इट इज 40 माइक्रोकूलम बाई 10 microfarad, so this potential difference is 4 volt। next option that we will deal with, वो आपसे ये पूछता है कि आफ्टर दिस फिनोमेना आपके ये कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हैं और इसके बाद आपने इस स्विच S2 को क्लोज किया, स्विच S2 को क्लोज किया, और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच S2 C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस मोमेंट पे आप S2 को क्लोज करेंगे, जैसे ही आप S2 को क्लोज करेंगे उस मोमेंट पे C2 के ऊपर में कोई चार्ज आने वाला नहीं है। C2 जो है वो अनचार्ज ही रहेगा, क्योंकि आपने S2 को जस्ट अभी अभी बंद किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि S2 को आप जस्ट बंद करते हैं, C2 किसी भी चार्ज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, C2 के ऊपर में कोई चार्ज नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे। इसका मतलब है C1, C4 और C3 के ऊपर में जो चार्ज था ये 40 माइक्रोकूलम का वही चार्ज रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल हमने निकाला था, PQ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही आपका C1 के अक्रॉस पोटेंशियल है, और जो हमने 4 वोल्ट कैलकुलेट किया था वो सेम रहेगा इवन आफ्टर यू हैव क्लोज द स्विच S2। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच S2 देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। तो एक ऑप्शन और हो गया। सो अब हमें बात करनी है कि जिस मोमेंट पे इस स्विच S2 को क्लोज किया गया उस मोमेंट पे इस 30 ओम से करंट कितना पास कर रहा होगा। तो सर्किट में करंट को एनालाइज करना है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसा करना है जिस इंस्टेंट पे आपने S2 को जस्ट क्लोज किया है, और जिस इंस्टेंट पे आप S2 को क्लोज करेंगे उस इंस्टेंट पे C1,
C4 और C3 पे चार्जेज आ चुके होंगे। सबसे पहले मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहता हूं ताकि मैं दोनों लूप में KVL लगा सकूं। मैंने बोला कि यहां से x एम्पियर का करंट निकला, ये यहां तक आया, यहां पे जंक्शन है, y करंट इधर चला गया, जो x माइनस वाई बच गया वो इधर इस लूप में फ्लो कर रहा है। सो दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मैं दोनों ही सर्किट के लिए, दोनों ही लूप्स के लिए KVL के इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू KVL। व्हाट आई कैन से इन दिस लूप, यहां से मैंने एक सेल को जंप किया, पॉजिटिव टर्मिनल पे गया तो मेरा पोटेंशियल गेन होगा +10 वोल्ट का। इसके बाद मैं एक रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूं in the direction of current, so there will be a potential drop of minus IR, so I will write minus 30x. Now C2 is having no charge at this instant of time, so there will be no potential difference across C2. Now coming to C1, there will be a potential difference because it is having a charge of 40 microcoulomb और C1 का पोटेंशियल डिफरेंस Q by C हो जाएगा और हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, there is a potential drop of Q which is 40 by C which is 10. Now let us talk about this 70 ohm resistance. So 70 ohm resistance से Y करंट पास कर रहा है, so it will be minus 70 into Y and that is equal to 0. So that is the first equation. Let's write it a little bit arranged with 10 minus 4, it is 6, and let's take them that side, so 30x plus 70y. Let's call it equation number 1. Now अब अगर मैं इस वाले लूप में KVL लगाना चाहूं तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगेन आई विल से आई एम जंपिंग दिस सेल टू रीच द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल गेन। इसके बाद मैं 30 ओम के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूं, सो देयर विल बी minus 30x potential drop. C2 is having no charge, so no potential difference. This is C4, this is C4 और मैं C4 के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने वाला हूं, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल गेन ऑफ हाउ मच? चार्ज है इसका 40, तो प्लस 40 बाई इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 80, सो 40 बाई 80। इसके बाद -5, क्योंकि मैं एक सेल को क्रॉस कर रहा हूं, और सेल को क्रॉस करके उसके नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं, सो -5 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। इसके बाद 30 ओम के रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूं, सो -IR, my 30 into current is x minus y, so I will write x minus y. Now this is 40 microcoulomb charge and C3 का पोटेंशियल डिफरेंस 40 by 80 आने वाला है, क्योंकि 80 माइक्रोफराड जो है वो C3 का कैपेसिटेंस है। सो लेट मी राइट इट इज प्लस 40 by 80. Okay, after this capacitor come to this resistance of 100 ohm, इससे भी होकर के x minus y करंट पास कर रहा है, so I will write the potential drop of -100 which is the resistance into x minus y and total it is 0. So now you can see it is 10, half plus half 1, 10 plus 1 11, and 11 minus 5 you will get 6. And that is equal to, it is having 30x, so 60x and 100x. So minus 30x, minus 30x, minus 60x and minus 100x. So total 160x. और अगर आप इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. That's why it is plus 160x. Now after that it is minus 30 minus y. So plus 30y and minus 100 minus y,
so minus minus plus again 100y, so plus 100y and plus 30y, so plus 130y, and अगर आप इसको RHS में लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा minus 130y. Let me call it equation number 2. So by solving equation number 1 and equation number 2, I can get the value of x and y. So you can easily solve these two equations, and I just need the value of x to match the option. Or after solving the equations, you will get x equal to 0.05 ampere. And that is the amount of current passing through 30 ohm resistance. तो इस तरह से हमने सभी ऑप्शंस के अगेंस्ट अपने आंसर्स को रेडी कर रखा है. अब आप मैच करके देखिए, सिर्फ ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है. इसका मतलब ऑप्शन 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर्स एंड 1 एंड 4 आर नॉट करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास एक इनफ आइडिया आ गया होगा कि केवीएल किस तरीके से आरसी सर्किट में आप अप्लाई करते हैं, किस तरीके से स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट को आप आरसी सर्किट में हैंडल करते हैं. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिहाज से ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहा होगा. मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से आपको काफी फायदा मिलेगा. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share it, and if you have any doubt, do ask me in the comment section. Thank you for watching the video. Bye.